Hello students. This video is especially prepared for the students who want to appear in the B.Ed entrance examination that is conducted by UP B.Ed JE entrance examination by different state universities. So this is the paper English language paper, right? So I am Dr. Sangeeta Solanki and I am going to discuss about the English language paper and what kind of question comes in this paper and how you have to attempt this paper, right? So let us move to the next slide. दिस इज द सिलेबस. जब भी आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वो पेपर टू पार्ट्स में होता है और फर्स्ट पार्ट में आपके जनरल अवेयरनेस का एक पेपर होता है सेक्शन और एक सेक्शन जो होता है वो आपका इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होता है. तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या सिलेबस आता है ये उसके बारे में है. और उसमें से हम एक टॉपिक आज फर्स्ट टॉपिक लेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का. तो हम देख सकते हैं कि ये सिलेबस हमारे सामने है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी आपको कोई पैसेज पढ़ना है, उसका लॉजिकल एनालिसिस करना है और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स देने हैं. दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं आपका इस क्वेश्चंस में. 50 क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं लैंग्वेज के और 100 मार्क्स के होते हैं जो कंपल्सरी सभी को करने होते हैं. चॉइस आपकी होती है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज करना है या हिंदी लैंग्वेज चूज करना है. तो यहाँ हम बात करने वाले हैं अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करते हैं तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है एक पैसेज और जो अनसीन पैसेज होता है. दूसरा नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमको वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक करना होता है. कुछ एरर्स होते हैं, वो एरर आर्टिकल एरर हो सकता है, कोई टेंस एरर हो सकता है, स्पेलिंग एरर हो सकता है, वो एरर आप करेक्शन करेंगे. एंटोनिम्स से सिनोनिम्स होते हैं. एंटोनिम्स आर द अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स आर द सेम मीनिंग्स. idioms and phrases, these are the words or the sentences which are used and they have the idea and the idea is used and that means there is no literal word to word translation and these idioms and phrases are used to pointing out some ideas. Next is a spelling error. We have some spelling error questions also in this paper and one word substitution. That means there is a one statement, one sentence, and for that each sentence you have to give a one word, right? So let us start the syllabus. The first is reading comprehension. So I am taking this general reading comprehension and ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है, बहुत सिंपल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं. तो इसको कॉम्प्रीहेंशन को हम करेंगे कैसे? अगर आपके पास पैसेज आता है उसमें आप देख लीजिए 10 क्वेश्चंस हमारे होते हैं कम से कम एक ही पैसेज से रिलेटेड. तो अगर 50 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश में आते हैं तो 10 क्वेश्चंस हमारे कॉम्प्रीहेंशन के ही होते हैं. तो वो कॉम्प्रीहेंशन अगर आपको करना है, सही करना है, तो उसको करने का क्या तरीका होता है. तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज की टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस. जैसे रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल बिकॉज हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है. तो वी हैव टू रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल. जल्द से जल्द पढ़ें पैसेज को. लेकिन जल्द से जल्द पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसके मीनिंग को ग्रैस्प ना करें. कोशिश करें हम स्पीडली पढ़ें और मीनिंग को भी ग्रैस्प करते चले जाएं. दूसरा है गेट इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड इट. जब आप पढ़ें तो आप उस पैराग्राफ को में इन्वॉल्व हो जाए. बिल्कुल क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, कौन कह रहा है, किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है. तो हम जब पैराग्राफ को पढ़ें तो ऊपर ऊपर निगाह से ना पढ़ें, उस डीपली उसको पढ़ें, एक एक वर्ड को समझें, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें. देन अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट लाइन्स. फिर आप क्या करें कि उसमें इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर दें. पार्ट ऑफ द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चंस, ताकि आपको जो लाइन्स इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि वो आपको पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स करने में हेल्प करेगा. एंड आप मेन आइडिया को भी समझ पाएंगे क्योंकि कई पैसेजेस में आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये इसका थीम क्या है, इसका टाइटल क्या हो सकता है या इसका आइडिया क्या है, बेसिकली क्या डिस्कस हो रहा है इसमें, राइट. तो इसीलिए आप अंडरलाइन कर लें. नेक्स्ट है ट्राई टू ट्रांसलेट अ कॉम्प्लेक्स लाइन इन इजी वे. जो लाइन आपको बहुत लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको दो तीन सेंटेंसेस में ब्रेक कर लीजिए ताकि आप कंसेप्ट को समझ पाए, आप मीनिंग को समझ पाए. लॉन्ग सेंटेंस पढ़ते रहेंगे तो बहुत देर तक समझ नहीं आएगा. ब्रेक इट इनटू स्मॉल sentences so that you get an idea and this will help you in analyzing the content also.
राइट। अंडरलाइन करिए, मार्क करिए द कीवर्ड्स। मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंट लाइंस और पार्ट ऑफ द सेंटेंस को तो आप अंडरलाइन करने ही है, साथ साथ जो कीवर्ड्स हैं उनको भी आप अंडरलाइन करिए। एंड इससे क्या होगा कि लॉजिकल जो कनेक्शन है आपका, दैट मीन्स आप लॉजिकल जो आइडियाज हैं उनको आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉजिकल जो कनेक्शन है एक एक लेटर में, वो आपको समझ में आएगा क्या लॉजिक्स है इसमें, और इससे अल्टीमेटली आपको पैसेजेस को समझने में आसानी होगी। तो यानी कि क्या करना है, आपको रीड करना है फास्ट। दूसरा है आपको इन्वॉल्व हो जाना है, यानी कि अंडरस्टैंड करना है। जब पढ़ें तो उसको समझने के साथ करें। देन अंडरलाइन करिए क्या, इंपॉर्टेंट लाइंस, राइट। तीसरा है ट्रांसलेट करिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग, और कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करिए। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। हम इसको पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी से। While my mother's parents live in New York, my paternal grandparents were born and raised in neighboring villages of Austria. यानी जब मेरी मदर के पेरेंट्स न्यूयॉर्क में रहते थे तो मेरी पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पापा की साइड पे, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादाजी, तो वो जो थे दादा और दादी, दे वर बॉर्न इन रेज्ड इन नेबरिंग विलेजेस, यानी वो उनका ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया में ही जन्म हुआ और ऑस्ट्रिया में ही वो अपब्रिंगिंग हुई उनकी, राइट। और जो मेरे ग्रैंडफादर थे, यानी ये कोई कह रहा है, इसका मतलब आपको साफ समझ में आ गया, ये बात कोई कह रहा है कि जब मेरी मम्मी न्यूयॉर्क में रहती थी तो मेरे दादाजी वहाँ रहते थे, मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर्स जो है वहाँ बॉर्न हुए। मेरे ग्रैंडफादर की लिक्विड शॉप थी, वो बहुत रिलीजियस थे, वो एकेडमिक ही थे, अपनी फैमिली में एक इकलौते एकेडमिक थे, यानी पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने हाई स्कूल किया, उन्होंने जो है कॉलेज किया, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, एंड ही वर्कड एज अ टीचर एंड प्रिंसिपल। सो इस तरह से हमको क्या करना है, यानी इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि कोई व्यक्ति है जो ये बताना चाहता है, अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहा है। आइडिया हो गया आपको कि फैमिली के बारे में बता रहा है, और फैमिली के बारे में भी क्या बता रहा है कि कहाँ कहाँ रहते थे। और फोकस यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए, ग्रैंडफादर एकेडमिक्स थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने ही पढ़ाई करी थी, वो टीचर थे, वो प्रिंसिपल थे, वो जो है फिर वो बताता है कि आई, और उन्होंने बहुत रेस्पेक्टेड पोजीशंस पर काम भी किया हुआ है ना। आई कनेक्टेड डीपली विद हिज ग्रैंडफादर हरमन। ही एंड आई आर सेंसिटिव, मैं और वो दोनों सेंसिटिव हैं, लविंग हैं, प्रोन टू वरी हैं, चिंता जल्दी कर लेते हैं, इनेटली टैलेंटेड टीचर, यानी जन्म से ही टैलेंटेड टीचर्स हैं। तो दो माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन ऑस्ट्रिया, आई एम नॉट ऑस्ट्रियन। अब यहाँ इस बात का उसको रिग्रेट भी है, रिग्रेट भी नहीं है, मतलब वो यहाँ पर अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रिया में भले ही थे, लेकिन मैं नहीं हूँ ऑस्ट्रियन। यानी यहाँ पर वो क्या है, फोर्सफुली लोगों को ये चाहता है, ये कहना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि नहीं मैं नहीं हूँ। तो दिस आई बिलीव इज द केस ऑफ मैनी ज्यूज इन द यूनाइटेड स्टेट में, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका यही बात है। बिलोंगिंग टू दिस रिलीजन इज अ कल्चरल हेरिटेज, यानी ऐसा नहीं है कि हम उस रिलीजन में हुए हैं तो हम बहुत ज्यादा मान रहे हैं उसको, हमारे को ये कल्चरली मिला हुआ है। दो आई रियरली थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ जूश, मैं अपने आप को जूश धर्म का नहीं मानता। एंड पे स्मॉल हीट टू द होली डेज, और जो रिलीजियस डेज होते हैं उसमें स्मॉल हीट मीन्स लिटिल इंपॉर्टेंस। एंड जुडिज्म इज अ लार्ज पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, यानी मेरा जुडिज्म तो मेरे साथ जुड़ ही गया, अगर मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ तो मैं वहाँ जितने भी लोग पैदा होते हैं उन सब के साथ ये जुड़ जाता है। तो यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली में हुआ हूँ तो मेरे लिए वो रिलीजन मेरा होगा ही होगा। तो यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्या बात की गई है कि ऑस्ट्रिया में पेरेंट्स का जन्म हुआ, वो रिलीजियस भी थे, वो टीचर भी थे, और मैं जो है इस तरह से मेरे को ये रिलीजन फोर्सफुली अडॉप्ट करना पड़ा है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी। तो ये एक बेसिक आइडिया आया है, और ये एक ऑथर कह रहा है, अपनी मर्जी से कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट। सो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, द मेन पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज टू, अब ये पर्पस इस पैसेज का क्या है, क्यों ये लिखा गया है। तो कोई प्रेस करना चाह रहा है, नहीं, यहाँ से देखते हैं। क्या वो इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं लोगों को, इन्फॉर्म करके क्या करेगा, हमें क्या करना है उसको इन्फॉर्म, परसुएट करना चाहता है, यानी परसुएट यानी कि वो जो है लोगों को समझाना चाहता है भाई
मैं ऐसा नहीं हूँ लेकिन मुझे करना पड़ रहा है ना, तो यानी कि वो कहीं नहीं कन्विंस करने की, आर्ग्यू भी कर रहा है। अपोलोजाइज यानी उसने उससे कोई गलती हो गई है, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। और प्रेस यानी तारीफ, कि वो तारीफ कर रहा है इस चीज़ की। तो कौन सी चीज इसमें आनी चाहिए? तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी, आप बताएं, बता सकते हैं क्या आंसर होगा? मैं क्या, आप मन में गैस कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि क्या आंसर इसमें होना चाहिए। ये है persuasion. Persuasion means when we are trying to convince others, when we are trying to argue on a certain thing. ठीक है? Let us move to the next question. The next question is the narrator does not consider himself Austrian. वो अपने आप को ऑस्ट्रियन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट born there. उसके ग्रैंड पेरेंट्स वहां जन्म नहीं लिया था उन्होंने, इसलिए नहीं मानता। नहीं, उन्होंने तो जन्म लिया था। His religion define his heritage. He is most connected to his grandparents, or he does not think of himself as a Jewish. तो क्योंकि वो अपने आप को क्या नहीं मानता, वो कहता है कि मैं जूइश नहीं हूँ, मैं अपने आप को जूइश मानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो मिल गया है। राइट। नेक्स्ट है द वर्ड पैटर्नल। पैटर्न मीन्स पिता की साइड से, मैटरनल मतलब होता है मदर की साइड से। तो पैटर्नल मीन्स, द वर्ड पैटर्नल मीन्स ग्रेट और मदर साइड और फादर साइड, जैसे कि मैंने भी आपको समझा ही दिया है, ऑन फादर साइड। राइट। तो पिता की तरफ के जो भी रिलेटिव्स होंगे हम कहेंगे पैटर्नल रिलेटिव्स है, मदर की साइड के जो रिलेटिव्स होंगे हम बोलते हैं मैटरनल रिलेटिव्स है। नेक्स्ट है द ऑथर गिव्स ऑल द फॉलोइंग एज अ सपोर्ट फॉर हिज ग्रैंडफादर बीइंग एन एकेडमिक एक्सेप्ट। वो अपने ग्रैंडफादर को एकेडमिक मानता है, बस किस चीज, कौन सी चीज नहीं मानता है? द नेटर कंट्रीब्यूट्स वेरी लिटिल मनी टू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज को नहीं मानता है? कि वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कम पैसा देते हैं, हालांकि देना ही पड़ता है, सबको ही देना पड़ता है, तो चाहते हुए भी देना पड़ता है। राइट। नेक्स्ट है माई ग्रैंड फादर्स फादर ओन्ड अ लिक्विड स्टोर एंड वॉज वेरी रिलीजियस। यानी ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, तो उनकी एक लिक्विड शॉप थी और वो बहुत रिलीजियस थे। अब ये किस तरह का सेंटेंस, ये कैसा सेंटेंस है? क्या ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है? हालांकि ये चीजें मैंने आपसे डिस्कस नहीं करी, पर फिर भी मैं ये बता देती हूँ कि जो आपका कंपाउंड, ये सेंटेंस बेसिकली आपका कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड इसलिए है क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस को ब्रेक करें तो दो इंडिपेंडेंट पार्ट्स में, इंडिपेंडेंट क्लॉज में ये ब्रेक हो सकता है। तो जब किसी सेंटेंस को हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में ब्रेक हो सकता है वो, तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर इसको ब्रेक करूं तो ये हो सकता है कि माई ग्रैंड फादर्स फादर ओन्ड अ लिक्विड स्टोर एंड माई ग्रैंड फादर्स फादर वॉज अ रिलीजियस, वॉज वेरी रिलीजियस। दो सेंटेंस में ब्रेक हो गया। अगर मैं इसको आधा पोर्शन पढ़ती हूँ तो दूसरे पोर्शन का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा, और पीछे का पोर्शन पढ़ती हूँ तो पहले का इस पर इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो जब ये दोनों इफेक्टेड नहीं है लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात की गई है, तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये दोनों ही क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। द ऑथर्स ग्रेट ग्रैंडफादर वाज अ, उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो क्या थे? सॉरी ये गलत है, ये एक्चुअली शॉप ओनर है। वो ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के भी दादाजी, तो वो शॉप ओनर थे। राइट। उनका लिक्विड शॉप था। तो ये टीचर ये गलती से आ गया है एक्चुअली। द करेक्ट आंसर इज दिस इज एक्चुअली द दिस इज द रॉन्ग आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर। राइट। सो नेक्स्ट इज द वर्ड इनेटली। इनेटली मीन्स इनर साइड से, इनेट जैसे शब्द से पता था, इनर साइड से, इनेट इट इज नेचुरली। राइट। सो द आंसर इज नेचुरली। राइट। belonging, belonging in the sentence, belonging to this religion is a cultural heritage as well as faith। तो क्या है ये? क्या ये जेरेंड है, पास्ट? इनमें से चार ऑप्शन है, क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और वो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो वो जेरेंड कहलाता है, और यहाँ पर ये जेरेंड ही है। राइट। ये कोई क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर्स देने की आप कोशिश करें। और मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। आप बीएड करें और आगे के सेशन में हमारे यहाँ एडमिशन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।